नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है आरजे रौनक भाई का। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो भाई लोगों, वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा में पास हो गया। ऑपोजिशन पार्टियों की एकता की पोल खुल गई है और उन लोगों को झटका लग गया है भारी भरकम, जो ये अरमान पालकर बैठे थे कि इस बिल पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टियां बीजेपी का साथ नहीं देंगी। यानी उन लोगों का रिएक्शन कुछ इस प्रकार है, ओ भाई मारो मुझे मारो। 4 जून 2024 को जब मोदी सरकार की कुछ सीटें कम आई थी तो कई लोगों ने क्या क्या अरमान नहीं पाल लिए थे। इन्हें लगा था कि अब तो हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक हम ही जीतेंगे, दिल्ली में केजरीवाल जी भी बीजेपी को हरा देंगे, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू में से कोई एक आदमी अगर पलटी मारकर इनकी तरफ आ जाएगा तो मार्च तक आते आते राहुल जी देश के पीएम बन जाएंगे, मोदी जी राजनीति छोड़कर भावनगर में फाफड़े की दुकान खोल लेंगे, अमित शाह अहमदाबाद में प्लॉट लेकर उसमें मशरूम उगाने लगेंगे। मगर ये हो ना सका और अब आलम यह है कि 370 तो हटी, राम मंदिर भी बना, ट्रिपल तलाक भी हटा और अब वक्फ संशोधन बिल भी पास हो गया। अखिलेश से लेकर राहुल बाबा, ओवैसी से लेकर इमरान मसूद, इन सबको बड़ी उम्मीद थी कि सीए एनआरसी की तरह वक्फ वाले मामले पर भी मुसलमानों को भड़काकर सड़कों पर ले आएंगे, सरकार को डराकर इस बिल को वापस करवा देंगे। पर क्या ये सब हो पाया क्या संजू बाबा? नहीं। देश का मुसलमान भी समझ चुका है कि इनका तो रोज रोज का है यार। उन्हें भी पता लग चुका है कि जो लोग मुसलमानों का नाम लेकर दिन रात छाती कूट रहे हैं वो दरअसल उनके गले में अपनी स्वार्थों की डोर डालकर अपनी राजनीतिक पतंग उड़ाना चाहते हैं। इसीलिए इस बार ज्यादातर मुसलमानों ने पतंग बनकर उड़ने से ही मना कर दिया और अब इनके रहनुमा ऐसे बिलबिला रहे हैं कि जैसे कोई छोटे बच्चे को वो देखो चिड़िया ये बोलकर उसके हाथ से उसकी आइसक्रीम छीन कर ले गया हो। बताओ। ये तो ही एक बात। अब आते हैं इस बात पर कि वक्फ संशोधन बिल में ऐसे क्या क्या चेंजेस किए गए हैं जिससे कुछ लोग तड़प गए हैं। दूसरी बात यह कि इस बिल में किन किन बातों में चेंज करने को लेकर विपक्ष का ऑब्जेक्शन था। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सरकार ने नीतीश और चंद्रबाबू जैसे नेताओं को मनाया कैसे। और पहले आपको अब ये समझाते हैं कि इस नए बिल में क्या 4 बड़े बदलाव किए गए हैं। देखिए, पुराना कानून तो भैया खाला जी के घर जैसा था, मतलब इतनी अंधेर गर्दी तो सारा नॉर्थ कोरिया में भी नहीं होगी। पुराने कानून के सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव का प्रावधान था, मतलब वक्फ बोर्ड अगर किसी प्रॉपर्टी पर क्लेम करता है तो उस प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जा सकता है। नए कानून में इस बकवास बात को निकाल दिया गया है, क्योंकि भाई अगर इस देश में डेमोक्रेसी है, संविधान है, तो सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पर क्लेम कर दे और वो उसकी हो गई हो और सामने वाला बंदा कोर्ट भी ना जा सके। अगर किसी भी देश में आम आदमी के पास कोर्ट जाने का ही हक नहीं है तो फिर तो देश का संविधान ही खत्म हो गया ना। मगर यही अंधेरगर्दी अभी तक चली आ रही है। एक खास जमात का वोट लेने के लिए, उसे अपीज करने के लिए कुछ भी अनशन कानून बने हुए थे। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, अगर 2014 के इलेक्शन से पहले जब कांग्रेस को यह लग रहा था कि अब तो बुरी गत होने वाली है, जनता सत्ता से बाहर कर देगी, तभी 5 मार्च 2014 को इन लोगों ने दिल्ली की 123 प्राइम प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया और उनके मालिक मुंह ताकते रह गए। और ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया ताकि इससे देश का मुसलमान खुश हो जाए और इन्हें वोट मिल पाए। इसी तरह का गुल कांग्रेस की सरकार ने शाहबानो के टाइम भी खिलाया था, जब उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने उसके शौहर को आदेश दिया था कि अपनी तलाकशुदा बीवी को कुछ रुपए हर महीने गुजारा भत्ता दे। मगर उस वक्त राजीव जी की सरकार ने मौलानाओं को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को रद्द करवाने के लिए संसद में कानून पास करवा दिया। और ये लोग हैं जो आज बराबरी की बात कर रहे हैं। कम ऑन, मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है। तो ये तो एक बात बताई मैंने आपको। दूसरा बदलाव जो इस एक्ट में किया गया है कि पहले किसी भी डिस्प्यूट में वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी होता था, अब किसी और कोर्ट में आप नहीं जा सकते थे। अब ये गुंडागर्दी भी खत्म कर दी गई है। इससे पहले ये भी कानून था कि जो भी जमीन इस्लामिक काम में इस्तेमाल हो रही थी वो भी ऑटोमेटिक वक्फ की हो जाती थी, आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते थे। अब उसी प्रॉपर्टी को वक्फ की माना जाएगा जो उसे दान में दी गई है। इसके अलावा पहले वक्फ बोर्ड में महिलाओं की एंट्री नहीं थी, मुसलमानों की भी कई सेक्शंस की एंट्री नहीं थी, गैर मुसलमानों की भी एंट्री नहीं थी। इन सारी बातों को क्या कर दिया गया राहुल जी? खत्म। अब कुछ लोग ये झूठ फैला रहे हैं कि सरकार ने मनमानी से फैसला ले लिया, इसमें कोई आम राय नहीं बनाई गई। ये बात भी सरासर झूठ है दोस्तों। जब सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई तो इसके बाद सभी पार्टियों की इस पर राय बनाने के लिए पिछले साल 9 अगस्त को एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में टोटल 31 मेंबर्स थे। इस कमेटी ने कई स्टेट्स का दौरा किया, 34 मीटिंगें हुई। 30 जनवरी को 655 पेज की रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को दी गई। शुरू में जो ये बिल था, बाद में सरकार की तरफ से उसमें 14 अमेंडमेंट किए गए। 28 मार्च को अमित शाह ने यह बता दिया था कि संसद के इसी सेशन में यह बिल पेश किया जाएगा और 2 अप्रैल को यह बिल लोकसभा में पास भी हो गया। इसीलिए यह बात सरासर झूठ है कि भाई बिल पर कोई चर्चा नहीं हुई या सरकार ने किसी से डिस्कशन नहीं किया। हाँ, विपक्ष का सुझाया एक भी अमेंडमेंट नहीं माना और शायद वो मानने लायक था भी नहीं, क्योंकि विपक्ष का बस चलता तो ये संशोधन बिल ही नहीं लाने देती। तो इसकी बात करना तो बेकार है। आगे बढ़ते हैं।
अब इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊं कि सरकार ने इस मामले में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को कैसे मनाया, पहले मैं विपक्ष के दो युवा नेताओं की बात करना चाहता हूं जो पता नहीं कब से युवा ही चले आ रहे हैं, जिनमें से एक है माननीय अखिलेश यादव जी और दूसरे हैं आदरणीय राहुल जी। और ये दोनों कोई छोटे मोटे लीडर तो है नहीं भैया। इनमें से एक है जो देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, और दूसरे राहुल जी, कुछ लोग जिन्हें देश का नेक्स्ट पीएम मानते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, भाई यही तो मौका होता है ना कि आप बहस के दौरान खुलकर बोलें, अगर कुछ गलत लगता है तो सरकार को खुलकर एक्सपोज कर दें। अब इतने बड़े टॉपिक पर बहस हो रही है, राहुल जी पूरा टाइम संसद में ही नहीं थे और इस बिल पर कुछ बोले भी नहीं। अब या तो उनको इसमें कोई ऑब्जेक्शन नजर नहीं आया या फिर उनको ये बिल ही समझ में नहीं आया, क्योंकि टेक्निकल मामला है ना भाई, कानून की बात है। पता लगा कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो फिर बीजेपी वाले अगले 250 सालों तक उसमें से क्लिप निकाल निकाल कर काट काट कर मीम बनाने लगेंगे हैं। स्पीकर मैडम, वेट, सॉरी 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 सॉरी। और दूसरे अखिलेश बाबू ने भी बिल पर कोई टेक्निकल बात नहीं बोली है। कभी अमित शाह पर चुटकी ले ली कि भैया बीजेपी वाले तो नया अध्यक्ष नहीं बना रहे, कभी यूपी में हुए किसी कार्यक्रम पर बोल दिया, कभी चीन की बात कर ली। अरे भैया इतने दिनों से आपकी पार्टी हल्ला काट रही है कि बिल मुसलमानों के खिलाफ है, तो बताओ ना संसद में कि क्या खिलाफ है। अब अगेन यहां भी राहुल जी वाला मामला ही है, या तो उन्हें लगता है कि कुछ खिलाफ है ही नहीं, या फिर इतनी समझ ही नहीं पा रही बात की ये इस मामले पर कुछ बोल पाए, तो बेटर है कि चुप ही रहते। यही था क्या? अब देखिए मेरा मानना यह है ना भैया कि आपके प्रवक्ता टीवी चैनलों की डिबेट में क्या क्या बोलते हैं और आप ट्विटर पर क्या क्या लिखते हैं इसका कोई मतलब नहीं है। असली मंच होता है सदन। आप लोकसभा के सदस्य हैं, लाखों करोड़ों लोग आपको सुनना चाहते हैं, वहां कीजिए ना सरकार को एक्सपोज। क्यों नहीं कर रहे? अगर आप वहां कुछ नहीं बोलते या टॉपिक के अलावा उल्टा सीधा कुछ भी बोलकर चले जाते हैं तो इससे यह पता लगता है कि आप मेहनत नहीं करना चाहते। अब आते हैं इस बात पर कि सरकार ने इस मामले में जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को मनाया कैसे, क्योंकि दोनों ही पार्टियों को मुसलमानों का वोट मिलता आया है। बिहार में टोटल 17% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं और आंध्र प्रदेश में 9.5%। आपको बता दें कि बिहार में 32 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमानों की आबादी 30% से ज्यादा है। अब अगर कोई वहां सरकार बनाना चाहता है तो ये 32 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 32 सीटों में से फिलहाल 12 बीजेपी के पास हैं, 6 जेडीयू के पास हैं और 10 सीटें आरजेडी और कांग्रेस के पास है। तो बीजेपी को पहले तो ये कॉन्फिडेंस था कि भैया हम इन सीटों पर पहले से ही मजबूत हैं और अगर थोड़ा बहुत नुकसान हुआ तो उसे कहीं से कवर कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। वहीं आंध्र की बात करें तो आंध्र में टीडीपी को मुसलमानों के 75% वोट मिलते हैं, इसलिए जेडीयू से ज्यादा टीडीपी को इस बात की चिंता थी कि कहीं मुस्लिम वोटर नाराज ना हो जाएं। इसलिए उन लोगों ने वक्फ बिल के मामले में जमात इस्लामी हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग की, उनसे राय ली। यह भी सच है कि टीडीपी के कहने पर ही जेपीसी ने गैर मुसलमानों को बोर्ड का मेंबर बनाने का फैसला सेंटर की बजाय स्टेट पर छोड़ दिया, क्योंकि आंध्र प्रदेश में मुसलमान इसी बात का विरोध कर रहे थे। दूसरी तरफ इन्हीं पार्टियों के कहने पर जेपीसी ने वक्फ बाय यूजर के क्लॉज को रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं हटाया। मतलब वक्फ अमेंडमेंट का जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था उसमें यह प्रावधान था कि अगर वक्फ की किसी प्रॉपर्टी के पास उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो इलीगल मानी जाएगी, फिर वो प्रॉपर्टी चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। लेकिन टीडीपी के 2 सांसदों ने इस पर ऑब्जेक्शन किया था, जिसके बाद इस क्लॉज को बाद में हटा दिया गया। मतलब अब पुरानी प्रॉपर्टी पर यह रूल लागू नहीं होगा। इस तरह से 14 अमेंडमेंट मूल ड्राफ्ट में किए गए, जिसके बारे में टीडीपी या जेडीयू को लगता था कि इस पर उनका मुस्लिम वोटर नाराज हो सकता है। फैक्ट तो यह है कि इन अमेंडमेंट के बाद इस नए बिल में ऐसा कुछ बचता ही नहीं है जिस पर विपक्ष कोई आपत्ति कर पाता। और यह बात राहुल जी और अखिलेश यादव जी जैसे लीडर्स को पता थी, मुस्लिम लीडर्स को भी पता थी, इसलिए ये लोग दिखाने के लिए तो ऑब्जेक्शन कर रहे थे, मगर अंदर से इनको रियलिटी मालूम थी, ये लोग सच्चाई जानते थे। लेकिन वक्फ संशोधन बिल के पास होने से पता है हुआ क्या है? इससे हुआ यह कि जून 2024 के बाद विपक्ष को जो लगा था कि अपने दम पर 272 सीटें न पाने पर बीजेपी बैकफुट पर चली जाएगी, कम से कम वो तो नहीं होता दिख रहा। बीजेपी ये दिखा रही है कि हम अगले 4 सालों तक भी फ्रंट फुट पर ही खेलेंगे इसी तरह। उसे भी शायद ये पता है कि उनका कोर वोटर उनसे क्या चाहता है। बीजेपी ये जानती है, बीजेपी ये दिखाना चाहेगी कि हम वो सारे वादे पूरा करने की कोशिश करेंगे जो हमारा वोटर हमसे चाहता है। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि लंबी बहस के बाद वक्फ संशोधन लोकसभा से पारित हो गया है। यानी कि जो संसदीय मंत्री किरण रिजिजू और जो विपक्ष के सांसद थे उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा। आपको पता होगा, आपने देखा होगा कि लंबी बहस चली 12 घंटे तक और उसके बाद वक्फ संशोधन लोकसभा से पारित हो गया। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि मोदी जी जो चीज़ ठान लेते हैं वो करके रहते हैं, क्योंकि मोदी जी ने ऐसे कई काम किए हैं जो आज तक किसी भी पार्टी के जो सरकार बनी थी किसी ने भी नहीं किया। कहकर करना, ये चीज़ मोदी जी में ही पाई गई है। और उनकी जो जोड़ी है अमित शाह जी, वो तो थे ही साथ में। आपने देखा कि किस तरह से, मतलब वो फुल फॉर्म में थे, बिल्कुल बेधड़क बेहिचक। एक तरह से जो मुसलमानों को इस्तेमाल किया जाता था वोट के लिए, जो पार्टी उनका इस्तेमाल करती थी, उन्हें भी पूरी तरह से वो सब
एक्सपोज हो गए। दोस्तों, मोदी जी ने वर्षों से चली आ रही वक्फ की जो मनमानी थी उसे खत्म कर दिया है। वक्फ यानी कि किसी की भी संपत्ति को सिर्फ वक्फ डिक्लेयर कर देने भर से वो वक्फ की हो जाती थी। मतलब किसी की भी प्राइवेट संपत्ति को उंगली उठा देने से, उंगली रख देने से ये उनकी हो जाती थी। उसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बस उनकी मतलब बोल दिया तो बस हो गया। तो इस प्रावधान को मोदी जी ने बिल्कुल खत्म कर दिया है, चलता कर दिया है। कितनी भी देश में आपको पता होगा कि कितनी प्रॉपर्टी हैं जिसे वक़्त ने सिर्फ उंगली रखकर अपना बना लिया। लेकिन अब कोई मुँह उठाकर ये कहने नहीं आएगा कि ये संसद भवन वक़्त की प्रॉपर्टी है, ये राष्ट्रपति भवन वक़्त की प्रॉपर्टी है, यहाँ तक महाकुंभ जो हो रहा है वो भी वक़्त की प्रॉपर्टी है। अब कोई नहीं कहेगा। और आपने देखा दोस्तों कि राहुल गांधी जो कि अपने बोलने को लेकर के वैसे भी फेमस हैं, वो उन्हें राजनीति का कोई नॉलेज है नहीं, वो कब क्या बोल जाएं उन्हें खुद नहीं पता है। लेकिन अखिलेश यादव जो बात करते करते कभी चीन के बॉर्डर पर पहुंच जाते थे, कभी आपने देखा कि वो ट्रंप के टैरिफ पर पहुंच जाते थे, लेकिन एक्चुअल में उन्हें जो बात करनी थी वो नहीं कर पाए, क्योंकि वो जो दावे करते हैं वो सारे दावे झूठे होते हैं। तो उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो बोले तो बोले क्या, क्या साबित करें, सामने पार्टी को कैसे नीचा दिखाएं। कर ही नहीं पाए। कभी चीन के बॉर्डर पर पहुंच जाते थे, कभी ट्रंप के टैरिफ पर पहुंच जाते थे, कभी योगी जी की बात करने लगते थे। लेकिन अमित शाह जी जो कि फुल फॉर्म में थे और धज्जियां उड़ाकर रख दी। क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा जब 3 तलाक हटाया गया, जब उसकी बात हुई, मुस्लिम औरतें बहुत ज़्यादा खुश थी, उनको रिलीफ मिला, क्योंकि 3 बार तलाक तलाक कह देने से तलाक हो जाता था तो उनकी ज़िंदगियां नर्क हो जाती थी। तब भी ये लोग रो रहे थे। तब भी इनको लगता था कि सरकार जो मनमानी कर रही है, मतलब इन्हें देश से मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब है। बाकी दोस्तों आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वीडियो में वो भी पता चलती हैं। मिलता है नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।